अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवल स्टॉक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नॉवल जिस पर हुआ इश्क ममनू की एपिसोड 5 आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है सबा मुगल ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नॉवल की तरफ चलते हैं। हसन प्लीज़, मेरा शौहर शोर यहीं पर है, किसी भी लम्हे यहाँ आ सकता है। खुदारा मुझे और अपनी मोहब्बत को रुसवा करके क्या हासिल होगा तुम्हें? कुछ भी नहीं होगा हासिल तुम्हें। इस हकीकत को तस्लीम कर लो। बेहतर यही होगा कि तुम आगे बढ़ो ज़िंदगी में। मुझे जो बेहतर लगा वो मैंने किया। अपनी ज़िंदगी में जो तुम्हें बेहतर लगता है वो तुम करो। प्लीज़ आगे बढ़ो। वो जल्दी जल्दी मिन्नत समाजत भरे लहजे में बोली थी। सुमन को दुख था उसके लिए जिसने हमेशा उसका मान रखा। वो महबूब मंगेतर बाद में पहले बहुत अच्छा दोस्त कज़न था उसका। क्या ये मेरी मोहब्बत की अहमियत थी तुम्हारी नज़र में, जो तुमने मुझ पर अपनी बहन के बच्चों को फौकियत दी? वो तड़प कर बोला था। मुझे माफ़ कर दो, सुमन बेबसी से बोली थी। इससे पहले कि वो और कुछ कहती या हसन कोई जवाब देता, अजलान शाह कमरे में दाखिल हुआ। दोनों की उड़ी रंगत देखकर उसने पूछा, कोई परेशानी की बात तो नहीं है डॉक्टर हसन? उसके लहजे में फिक्र थी। नो नो, एवरीथिंग इज़ फाइन, वो संभल कर बोला। वो आंखों की नमी को छुपाकर जब्त करती रही खुद पर। फिर तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? वो सुमन को देखते हुए बोला। मैं ठीक हूँ, वो बोली। हसन सोनू को चेक करने लगा और ख़ुद पर काबू पाने लगा। फिक्र में अजलान शाह ने अपना हाथ सुमन के कंधे पर रखा, जिसका शदीद बुरा लगा था उसे और हसन को। अपनी बेबसी का शिद्दत से एहसास हो रहा था डॉक्टर हसन को। कुछ लम्हों के बाद दवाई की पर्ची उनको देकर हसन अपनी कुर्सी पर बैठा और सुमन ने सोनू को उठा लिया। अजलान शाह उसे खुद से लगाए हसन के कमरे से बाहर निकला। हसन का जब्त यहीं तक था। उसने गुस्से से हाथ मारकर टेबल पर रखा सामान बिखेर दिया। फ़ोन रिसेप्शनिस्ट से कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं, ओपीडी बंद करो। किसी मरीज़ को अंदर मत भेजना। ऑटोमेटिक लॉक से रूम लॉक करके अपना सर मेज़ पर रख लिया। अपने अंदर का दर्द बहाने की कोशिश करने लगा। जब्त के बावजूद चंद आंसू टूटकर गिरे बेबसी पे। अजलान शाह बगौर उसको देख रहा था, जिसकी आंखें नम थीं, जो बेदर्दी से अपने आंसू साफ करने लगी। अल्लाह तुमको सब्र दे हसन, हो सके मुझे माफ़ करना। मैं मजबूर थी, सच में मजबूर थी, मेरा यकीन करना। सुमन ना चाहते हुए भी फिर आंखें झलकी थीं उसकी, जिन्हें बेदर्दी से वो साफ करने लगी। उसी लम्हे अजलान शाह ने टिशू उसकी तरफ बढ़ाया। प्लीज़ इन आंखों पर इतना जुल्म मत करो। काश गाड़ी ना चला रहा होता, ना इतना रश होता रास्ते पर, तो ये आंसू अपने लबों से चुनता। वो नरम लहजे में बोला। इतना शिद्दत से गुस्सा आया उसे सुमन को दांत पीस कर बोली, प्लीज़ मुझे इस तरह का मजाक पसंद नहीं। अच्छा पर मैं तो सीरियस हूँ, वो शाह ने बेनियाजी से बोला था। खुदारा चुप करें, ऑलरेडी मैं परेशान हूँ, सुमन कर्ब से बोली थी। किसके लिए? सोनू तो ठीक है अब, वो तसल्ली आमेज़ लहजे में बोला। शुक्र है अल्लाह का, सोनू ठीक है, वो इसी अंदाज में बोली जैसे वाकई वो उसी के लिए परेशान हो। तुमने बताया नहीं किसके लिए परेशान हो? अजलान शाह ने दोबारा पूछा। आपके पुलिस स्टेशन की कैदी नहीं हूँ जो इस तरह तफ्तीश कर रहे हैं, अपने काम से काम रखें, वो तड़क कर बोली थी। बेहतर होगा तमीज़ का दायरा क्रॉस ना करो, वरना तुम्हें सीधा करना भी खूब जानता हूँ। अब के अजलान शाह गुस्सा जब्त करते बोला। सुमन चुप होकर दूसरी तरफ देखने लगी और वो खामोशी से ड्राइव करने लगा। रात भी वो बच्चों के साथ जुड़कर सो गई और अजलान शाह जो कुछ और इरादे रखता था ये सब देखकर चुपचाप चला गया। वो जिस तरह दोनों बच्चियों से जुड़ी सो रही थी, इस हिसाब से उनके बीच से उठाना रिस्की था। वो अपनी जज्बात पर काबू पाता चला गया। इस लम्हे शिद्दत से उसे नेहा याद आई, जो उसके हुक्म के मुताबिक रात में हमेशा उसके हिसाब से खुद को सजा संवार कर रखती। फिर अजलान शाह की मर्जी उसे पहलू में जगह दे या कमरे से निकाल बाहर करे, ये मर्जी सरासर उसकी खुद की हुआ करती थी। चाहे कुछ भी हो जाता, वो उसके मखसूस बुलावे पर उस पर नछावर होती, उसे मगरूर कर देती थी। वो जिस तरह चाहता वैसा रवैया रखता, वो उफ तक न करती थी। जाने क्यों आज इस मासूम की याद शिद्दत से आई थी अजलान शाह को। ये कुछ लम्हों का एहसास था। अगले लम्हे उसने सोच लिया कि कल से सुमन को मुकम्मल बीवी की तरह बिहेव करने पर मजबूर कर देगा। ये फैसला करके पुरसुकून होकर सोया था। वो मॉडलिंग की शूट कर रही थी, जो काफ़ी बोल्ड सा था, पर वो जिस तरह का हुक्म देते जा रहे थे वो फॉलो करती जा रही थी। ये साद मलिक की कंपनी का था फोटोशूट। साद मलिक बोल्ड काम के लिए पहचाना जाता था। इस वक्त भी वो टॉप और स्कर्ट में मबलूस थी। खुला गला उसकी खूबसूरती वाज़े कर रहा था। साद मलिक ने बुलाया, वो उसके पास बैठ गई। उसे फ़ोटो दिखाता उसकी तारीफ़ में ज़मीन आसमान एक कर रहा था। वो बस सुने जा रही थी। वैसे भी वो अपनी कंपनी के साथ उसका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा चुका था। अब मॉडलिंग हो या फिल्म या ड्रामा या कहीं अपीयरेंस, सब साद मलिक डील कर रहा था।
उसे फॉलो करना और उसकी सेक्रेटरी का काम था। वो तो बस उसके हाथ की कठपुतली बनकर रह गई थी। 3 महीने से उसके साथ थी। इस दौरान वो कम ही माँ से मिल पाई थी। बकौल साहब के वो 1 हफ्ते बाद ही उसकी माँ को आज़ाद कर चुका था। वो जो ये समझ रही थी कि उसकी माँ मुसीबत में है, असल बात से बेखबर ये नहीं जानती थी उसकी माँ इन दिनों एक सियासतदान की रातें रंगीन कर रही थी। तुर्की के दौरे पर जो गया था, इन 7 दिनों में साद मलिक उसे ग्रूम कर चुका था। दिन में शूटिंग और रात में ड्रिंक करवाकर नींद भराना हालत में वो कभी उसके साथ तो कभी किसी एक्टर के साथ भेज देता। अब उसने इनकार करना छोड़ दिया था। 2 हफ्तों बाद माँ उससे मिली और कितनी देर उसे प्यार करती रही। वो उनको ठीक देखकर मुतमईन हुई, जबकि वो महानूर को स्लीवलेस टॉप में मलबूस साथ में स्कर्ट पहने रिलैक्स बैठी उसे अपनी इस दुनिया का हिस्सा लगी। वो मुतमईन हुई थी साद की प्लानिंग से। घर चलोगी? माँ ने पूछा। नहीं मॉम, मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी हूँ साद मलिक की कंपनी में। सो फिलहाल 2 महीनों के बाद 15 दिन का ऑफ मिलेगा। फिलहाल 3 प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, बहुत मसरूफियत है। महानूर ने कहा। शाबाश मेरी बेटी, मैं खुश हूँ, अब तुम फील्ड समझकर इसका हिस्सा बन रही हो। निमरा खान ने फखरिया कहा। जी मॉम, कीचड़ में उतरने के बाद दामन की सफाई का ख्याल रखना बेवकूफ़ी की मानद है। महानूर ने अफसोस से कहा। कैसी माँ थी जैसे बेटी का दर्द दिखाई नहीं दे रहा था। उसके अंदर की सिसक वो सुन नहीं सकी थी। इससे पहले वो कुछ कहती। मुराद ने बुलाया उसके शॉट के लिए। निमरा खान उसे देखती रह गई। मेकअप आर्टिस्ट उसका मेकअप दुरुस्त कर रहा था, जबकि दूसरा कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर उसके टॉप के गले को गहराई में सेट कर रहा था ताकि उसका हुस्न और नुमाया हो। सारे ऑर्डर्स देता डायरेक्टर जैद हाशमी था। वो रिलैक्स खड़ी इन दोनों के बीच जैद हाशमी से बात कर रही थी, जो इस दौरान 2-3 दफ़ा उसके टॉप के साथ साथ जिस्म के नाजुक हिस्सों की नरमी महसूस कर चुका था, पर वो नॉर्मल खड़ी थी। ये निमरा खान के लिए सुकून की बात थी कि वो इन चीज़ों को कैजुअल ले रही थी। और जब रात में वो दोनों माँ बेटी बैठी थीं खाने के बाद होटल के रूम में, जब उसे निमरा बता रही थी कि उसके नेक्स्ट फिल्म के बारे में, इस लम्हे महानूर का फ़ोन रिंग हुआ। साद मलिक का नंबर देखकर एक लम्हे को उसे सांप सूंघा, क्योंकि माँ के सामने उसका हुक्म बजा लाना मुश्किल लगा, पर जानती थी अगर फ़ोन ना भी अब वो खुद आ जाता और उसे ले जाता, इसलिए बेहतर था कॉल उठा ले। हेलो बोलते ही वो बोला। जैद हाशमी रूम नंबर 302 में तुम्हारा वेट कर रहा है, जल्दी जाओ। उसका लहजा हुक्मिया था। साथ बताया था ना मॉम है, बस आज की एक रात का कहा था। वो बेबसी से बात मुकम्मल ना कर पाई। उसके लहजे में इल्तजा थी। कल मामा ने चले जाना है, फिर जो कहें आप। महानूर ने कहा आयशा से। पागल हो क्या, वो आज रात ही यहाँ है, कल जाना है उसने थाईलैंड। अभी 3 मॉडलिंग असाइनमेंट हैं उसके पास जो मुझे चाहिए, समझी? जाओ उसे खुल के मज़ा दो। उसका लहजा तेज़ और हुक्मिया था। वो जब्त करने लगी। खुद पर चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। तुम ना आई तो खुद लेने आऊँगा, जानती हो ना मुझे। साद मलिक ने कहा। ओके जाती हूँ, वो जब्त से बोली। वो जो माँ का सोचकर मुड़ी और कुछ बहाने बनाने का सोचकर लफ्ज़ जोड़ती, उससे पहले इनको आवाज़ दी मॉम। वो निमरा खान उसका भरम रखने के लिए आंखें मूंद गई। उसने एक बार फिर आवाज़ दी। उनका रिस्पांस ना पाकर वो शुक्र करती उठी थी कि उसे कुछ कहना ना पड़ा। 10 मिनट में ड्रेस चेंज करके खुद पर स्प्रे करती एक नज़र शीशे में खुद की तैयारी देखी। ब्लैक 1 पीस स्लीवलेस जो घुटनों से थोड़ा नीचे आता ड्रेस उसकी खूबसूरती वाज़े कर रहा था। लाल लिपस्टिक ही काफ़ी थी उसके हुस्न को उजागर करने को। वो एक बार फिर माँ को देखती कमरे से निकल गई। उसकी माँ ने आंखें खोलीं और शुक्र किया कि वो चली गई, क्योंकि उसे कमाल खान के पास जाना था, जिसे थोड़ा वेट का कह के आई थी। अब मुतमईन होकर वो भी तैयार होने लगी। आज भी उनकी बेबाकी ने उनको जवान रखा था और इस जवानी को बरकरार ड्रग्स के इस्तेमाल नहीं बढ़ाया। वो 50 की उम्र में 35 साला हीरोइन जैसा जज्बा रखती थी। अगले दिन वो चली गई, जबकि महानूर को अभी कई दिन लगने थे यहाँ। हर दूसरी रात वो क्लब ज़रूर जाती थी। साथ के साथ ये उसका हुक्म था। वहाँ बड़े लोगों के साथ डांस करना पड़ता था एक्ट्रेस को। इस माहौल में आकर उसने जाना कितनी हीरोइंस जो दिन के उजाले में पारसा बनी रहती थीं, उनका असल मकरू चेहरा कैसा है। वो सब खुशी से कर रही थी ये सब। मॉर्निंग शो में सर पर दुपट्टा जमाए बैठी लड़की हीरोइन रात की तारीकी में आधे से कम लिबास में मलबूस मर्दों की बाहों का हार बनी रहती थीं। बेहिसाब ड्रिंक करती हुई वो दुख और अफसोस से सब देखती रहती थी। शुरू में कितने दिन दुखी रहती, आखिर वो भी इस हराम जाम पीते हुए इन जैसी बनने लगी थी। साद मलिक दिन हो या रात उसको अपने रूम में बुलाता रहता था। वो चली जाती थी। अब दिनों और रातों का हिसाब छोड़ दिया था उसने। वैसे भी साद जैसा माहिर खिलाड़ी जब से समझ गया था उसके अंदर की शर्म झिझक दूर कर चुका है, तो अब उसे कम बुलाने लगा था, क्योंकि ये लोग इसी तरह शुरू में दिन रात करके उसके अंदर का एहसास मार देते थे।
ज़मीर बे आवाज़ कर देते थे। वो मुर्दा हो गया था, अब सिर्फ बेशर्मी और बेबाकी ही रह गई थी। यही लेकर उनको चलना था इस फील्ड में। वो रात में उसकी बाहों में थी। इस वक्त साद ने कहा, नेक्स्ट वीक कैलेंडर शूट है तुम्हारा। व्हाट? वो मुझे नहीं करना। वो बेइंतहा बोल्ड है। वो जल्दी से बोली थी, यार डिमांड है तुम्हारी, तुमको करना है। हमारी कंपनी तुम्हें और 2 हीरोइन को साइन कर चुकी है, समझी? वो उसके होंठों पर एक बोसा लेकर दोबारा बोला, समझ रही हो ना? जानती हूँ, अब करना ही पड़ेगा। महानूर यासियत से बोली, दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। वो चुप हो गई थी इस लम्हे। साद उठा और उसे बाहों में उठा लिया। ये क्या कर रहे हो? कम ऑन, साथ में वॉशरूम में एंजॉय करते हैं। वो बेजार हुई थी उसके दूसरे तीसरे दिन नए अंदाज से, पर साद की बात मानना उसकी मजबूरी थी। अगली सुबह अजलान शाह ने उसका शाना हिलाया। क्या है, सोने दो। वो कसमसाकर और आंखें मसलते हुए बोली थी, उठो, मेरे कपड़े निकालो जल्दी से, मुझे देर हो रही है। उसके अंदाज में जल्दबाजी थी। वो तेज़ लहजे में बोला था, तुम्हें देर हो रही है तो मैं क्या करूं? सोने दो। रात भी सोनू ने जगाए रखा। वो नींद में बुड़बड़ाई थी। अंदाज उसे इत्तला करने जैसा था। सुमन, ये ड्रामे अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। उठो और अच्छी बीवी की तरह अपने फ़र्ज निभाओ, अजलान शाह ने दबे लहजे में कहा, ताकि बच्चों की नींद खराब ना हो। हस्बे आदत उसका नो रिस्पॉन्स देख मजबूरन उसे नरमी से उठाकर अपने बेडरूम में लाया। उसे ज़मीन पर खड़ा कर गया। लम्हे भर को लड़खड़ाई। वो उससे पहले गिरती। वो उसके बाजू थाम गया। ये क्या बदतमीज़ी है? वो तुंद लहजे में बोली। बदतमीज़ी वो है जो तुम कर रही हो, समझी? अजलान शाह उससे भी ज़्यादा तंज लहजे में बोला था। उठो, शराफत से कपड़े निकालो और नाश्ता बनाओ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो जल्दी जल्दी बोला, जैसे उस पर जाहिर कर रहा था कि उसे देर हो रही हो जैसे। किस खुशी में से ये सब करूं? हाँ, नशा तो नहीं चढ़ा हुआ अब तक? जो मुंह में आ रहा है वो बोले जा रहे हो। वो तेज़ लहजे में बोली, क्या बकवास कर रही हो? बीवी से बीवी वाले काम कह रहा हूँ, और कुछ अनोखा तो नहीं कहा जो ऐसे बिहेव कर रही हो। अजलान शाह के अंदाज में झुंझलाहट थी। बकवास ही तो कहा है आपने, वो पुरसुकून लहजे में बोली। शट अप, अपनी हद में रहो, मेरी ढील का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाओ। वो उसे गुस्सा दिला रही थी अपने हर अंदाज से। नाजायज़ फ़ायदा मैं नहीं, आप उठाने के आदी हैं। मैं नहीं मिस्टर अजलान शाह। वो अब भी पुरसुकून थी, जबकि वो तिल मिला उठा था। सुमन खुद तो पुरसुकून रहती थी, पर उसे तिल मिलाने पर मजबूर कर देती थी अपनी बातों से। सुमन, मुझे मजबूर ना करो कि वो करूं जो मैं तुम्हारे साथ कतई नहीं करना चाहता, वो जब्त करता हुआ बोला था, वरना वो तो अच्छा खासा झुंझला कर रह गया था उसके ऐसे रवैयों पर। अजलान शाह जैसा आदमी कहाँ आदी था औरत के इस अंदाज और रवैयों का। धमकी दे रहे हो? चलो कोई बात नहीं, एक बात तो साफ सुन ले कि मैं इस धमकियों से डरती नहीं, और हाँ, तो मुझे भी इन धमकियों का मुंह तोड़ जवाब देना आता है। अच्छी तरह सोच लें, और ये कि मैं नेहा नहीं सुमन हूँ। सुमन, मुझे हल्का मत लीजिएगा। वो तंजिया अंदाज में जहर खन लहजे में बोली थी। सुमन, तुम बीवी हो मेरी, जो कह रहा हूँ उसी हक से कह रहा हूँ। अब के वो नरम लहजे में बोला। जाने क्यों वो इस लड़की के सामने ढीला पड़ जाता, कुछ तो था उसमें ऐसा। सही कहा, बीवी सिर्फ नाम की, शायद भूल गए हों आप। लोग तो याद करवा दूँ कि मुझे मेरे घर वालों को इन बच्चों के नाम पर ब्लैकमेल करके शादी के लिए मजबूर करके लाया गया, जबकि मैं ऑलरेडी इस वक्त किसी की मंगेतर थी। एक लम्हे को वो बोलकर चुप हुई। अजलान शाह और उसके घर वालों की ज़्यादती याद करवा गई थी। वो भी शर्मिंदा हुआ और अंदर निदामत का एहसास जागा था। अजलान शाह के खुद पर जब्त करती वो दोबारा बोलना शुरू हुई कि मेरी बहन को मरे 2 महीने बमुश्किल हुए और मुझे पूरे सिरात से गुजरना पड़ा, जो मुझे आप लोगों ने गुजारा है। मुझे अपनी बहन के शौहर से शादी करनी पड़ी। तो वाज़े कर दूं, मेरी जिम्मेदारी सिर्फ बच्चे हैं। इनमें ज़रा सी कमी पाएँ तो चमड़ी उधेड़ दीजिएगा। उफ नहीं करूँगी, ये संबंध दुरानी वादा है मेरा। बाकी जहाँ तक बीवी की बात है तो मेरा कहना तो फजूल रहेगा, फिर भी आपकी तसल्ली के लिए कह देती हूँ, मेरी बला से एक छोड़कर 2 शादी और करने अपनी ज़रूरत के लिए मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मुझे बच्चों तक महदूद रखें। आई थिंक आई क्लियर माई सेल्फ। लम्हे भर को चुप होकर दोबारा बोली। वैसे आपके लिए इतना ज़रूर कर सकती हूँ कि आप अपनी गर्लफ्रेंड्स लाएंगे, उनकी ड्रिंक सर्व कर दूंगी, क्योंकि ये काम नेहा भी करती रही है। आपके लिए मैं भी कर लूँगी। मिस्टर अजलान शाह, क्या याद करेंगे? इतना तो कर ही सकती हूँ मैं आपके लिए। वो उसे सही मैंने में हक्का बक्का कर गई। इतना निडर होकर आज तक किसी ने उससे बात नहीं की थी। आखिरी लफ्ज़ों ने उसे सही मैनों में शर्मिंदा किया था कि उसका मतलब नेहा उसे सब बताती रहती थी। वक्त ब वक्त पर जहन पर जोर लगाने पर उसे एहसास हुआ, नहीं, नेहा नहीं बता सकती, कभी नहीं बता सकती, क्योंकि जिस तरह उसे मैंने रखा हुआ था इसमें इतनी हिम्मत ना थी। अगर नेहा नहीं तो फिर किसने उसे बताया होगा? वो सोच में पड़ गया। वो तो अपनी कहकर जा चुकी थी। दोबारा बच्चों के कमरे में सुमन अपने हर अंदाज से उसे नेहा की याद दिलाने लगी थी। उसे एहसास होने लगा था कि क्या खो दिया उसने।
हाँ, ये हकीकत उसने तस्लीम की दिल से कि नेहा हमेशा से बेहतरीन हमसफ़र रही थी, जिसने हमेशा उसे भरपूर ज़हनी और जिस्मानी सुकून दिया था। फिर चाहे अपने जिस्म पर कितनी ही असलान शाह की दी हुई वहशतें सहती चली गई, कभी उफ तक नहीं किया उसके सामने। वो हमसफ़र जिसकी वो कदर ना कर सका, ना उसे समझ सका। नेहा की कदर कीमत उसकी हयाती में ना सही, उसके मरने के बाद समझ चुका था वो। आज शिद्दत से नेहा याद आई थी उसे। आखिरकार एक एतराफ़ आज से वो खुद से कर गया। काश मैं तुम्हें बता सकता नेहा कि सुमन मेरी पहली नज़र की पहली और आखिरी मोहब्बत थी। जो मेरा इश्क कब बन गई कुछ पता ही नहीं चला। मैं तुम्हें सिर्फ अपने और सुमन के बीच की दीवार समझा, जिसको फलांगना नामुमकिन था मेरे लिए। हाँ, इसी बात ने मुझे बेबस किया था और तुमसे बदला लेने पर मजबूर किया कि तुम्हें छोड़कर कभी नहीं पा सकता उसे। पर कभी नहीं सोचा था कि तुम यूं चली जाओगी और यूं मुझे मेरे इश्क मिल जाएगा, जिसे मैंने खुद पर ही ममनू कर दिया है। काश तुम्हें अहमियत दी होती, यूं सुमन मुझसे खफा ना होती। हाँ, मैंने इस गलती की तुमको सज़ा दी जो मुझसे सरजद हो गई थी अपनी जल्दबाजी में। हाँ नेहा, मैंने तुम्हें और ख़ुद को बहुत सज़ा दी। इतने सालों में अपने पछतावे में बहुत गलत किया नेहा, तुम्हारे और अपने साथ। हो सके मुझे माफ़ कर देना नेहा, मुझे माफ़ कर देना। आज सुमन को पाकर भी वो सुकून मुयस्सर नहीं जो होना चाहिए था, क्योंकि नेहा तुम्हारा गुनहगार हूँ और रहूँगा। ये बात मुझे कभी मुकम्मल खुश होने ही नहीं दे सकती। वो बात जो खुद से करने से डरता था आज उसका एतराफ़ कर गया था। वो खुद से जाने कब सुमन के सामने करेगा इस बात का एतराफ़, या करेगा भी या नहीं, ये वक्त ने बताना था। ये देखें आपकी तरबियत आपा, सब ख़त्म कर दिया इस लड़की ने। हैदर शाह के लफ्ज़ों से फुफ्फो और वलीद शाह ने पहलू बदला। सामने पड़े मैगज़ीन में महानूर की तस्वीरें उनको शर्मिंदा करने को काफ़ी थीं। देखें क्या कारनामे हैं इस लड़की के। आप दोनों के कहने पर मैंने इसे कॉलेज भेजा, फिर यूनिवर्सिटी तक में एडमिशन करवाया। काश आप दोनों की बात ना मानी होती तो अच्छा होता, ये दिन ना देखना पड़ता। इस लड़की ने कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। गंदी माँ का गंदा खून असर दिखाना ही था। 7 पर्दों में भी छुपाता तब भी यही करती। हैदर शाह ने नफरत से कहा था। उनकी बात पर वलीद शाह शिद्दत से बोला कि बस करें ताया जान, काश आप समझ सकते आपसे कहाँ गलती हुई है। ना उसे पढ़ाते, ना उसे हवेली से बाहर जाने देते, उसे 7 पर्दों में छुपाकर किसी आबगीने की तरह कीमती समझकर प्यार देकर रखते, फिर हिफाजत करते तो वो ना होता जो आज हुआ है। आपने उसे जो हकारत दी उसी का नतीजा है। देख लें, वो गुमराही के रास्तों पर गामजन हो गई। कुछ नहीं रहा हमारे पास, सब खत्म हो गया। आपकी बेएतबारी और बदइत्तमादी ने उसे हमसे दूर कर दिया है। ताया जान, इस सब में वो अकेली गुनाहगार नहीं है, कुछ गुनाह में हमारा भी हिस्सा है। आखिरी लफ्ज़ कहते हुए वलीद शाह के लहजे में शदीद दुख और कर्ब था। हाय मेरी धी नूर, वलीद जाता क्यों नहीं, इसे ले आओ। फुप्पो के लहजे में दुख था। वो नहीं आएगी, वो बहुत आगे निकल गई है फुप्पो। मैंने उसकी माँ से रब्ता किया, उन्होंने मुझे बेइंतहा जलील किया। वो उसे हमसे दूर कर गई फुप्पो, हमसे देर हो गई और सब खत्म हो गया। कुछ नहीं रहा हमारे हाथों में। उसी लम्हे हैदर शाह ने सीने पर हाथ रखा और सोफे पर उनका सर लुढ़का। वलीद शाह उनकी तरफ बढ़ा जल्दी से। सुमन किचन में खड़ी थी, तानी और नैनू के लिए खाना बना रही थी। दोनों का आज पास्ता खाने का मूड था, इसीलिए वो अपने हाथों से बना रही थी। अभी वो बाउल में पास्ता डालकर मुतमईन हुई थी कि किसी ने उसका बाजू दबोचा और अपनी तरफ रुख किया उसका। तुम्हें लगता है मेरे बेटे को मेरे खिलाफ कर लोगी तुम? हाँ बोलो, इतनी हिम्मत आ गई तुम में? उसकी सास गुस्से से तुंद लहजे में बोली। सुमन सुकून से अपना बाजू उसकी गिरफ्त से आज़ाद कराते हुए बोली कि और अगर कर लूँ तो? एक अब्रू उसने उचकाया तंजिया लहजे में। बहुत बदतमीज़ लड़की हो तुम, माँ ने कुछ नहीं सिखाया तुम्हें, वो गुस्से से बोली। अच्छा आपको पता है बदतमीज़ी क्या है? समझ है इतनी आपको? नेहा भी तो आपको बदतमीज़ और फोड़ लगा करती थी, है ना? फिर भी मुझे ले आई इसी की बड़ी बहन को। इतना भी आपने नहीं सोचा, जिसकी छोटी बहन इतनी बदतमीज़ हो तो बड़ी बहन कितनी ज़्यादा हो सकती है। यकीनन छोटी से तो 4 हाथ आगे बड़ी बहन होगी। अफसोस आप तो बेवकूफ़ निकली, इतनी भी अकल ना आई आपको, अफसोस। तो वो उन पर तासुब भरी नज़र से देखते तंजिया लहजे में बोली। तुमसे 1000 दर्जा बेहतर थी नेहा, तुम तो उसकी जूती के बराबर नहीं, समझी? वो गुस्से से बगैर सोचे समझे हकीकत का एतराफ़ कर गई। शुक्र है आपको एहसास तो हुआ, चलो कोई बात नहीं। उसकी ज़िंदगी में ना सही, उसके जाने के बाद तो आपको एहसास हुआ कि क्या हीरा खोया है आप लोगों ने और कितनी बेकदरी करके उसे रोल दिया आप लोगों ने। मेरी बहन मरी तो बहुत बाद में थी, पर अंदर से तुम लोगों ने उसे बहुत पहले मारा था, जिसके लिए मैं तुम में से किसी को कभी भी नहीं माफ़ करूँगी। सुमन अब के जहरीले लहजे में बोली। आंखों से निकलते नफरत भरे शोलों की तपिश को उस औरत ने शिद्दत से महसूस किया। इस लम्हे वो समझ गई थी सुमन नफरत करती है उन सब से। वो चाह कर भी कुछ
उसे कह ना पाई और वो अपना ट्रे उठाते हुए किचन से बाहर चली गई और वहाँ से जाता हुआ देखती रह गई वो सोनू को चेंज करवा रही थी कि उसे तानी के रोने की आवाज़ आई। सुमन ने गौर किया तो उसे एहसास हुआ कि वो दोनों बच्चियां तो कमरे से बाहर निकल गई थीं क्योंकि वो सोनू के कामों में मसरूफ़ थी। वो जल्दी से उसे निकर पहनाकर उसके दोनों तरफ तकिए रखकर कमरे से बाहर निकली कि मालूम कर सके आखिर हुआ क्या है। ये देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसकी नंद का बेटा ज़ुहैब तानी पर चढ़कर बैठा है और साथ नैनू को भी दबोचा हुआ। 8 साला बच्चा इस बुरे तरीके इन दोनों को मार रहा है। वो दंग रह गई। वो जल्दी से आई उनके करीब, पहले ज़ुहैब को की पहुंच से नैनू को दूर करके फिर ज़ुहैब को पकड़कर उठाया ताकि तानी भी उसकी पहुंच से दूर हो। सुमन को इस कदर इस बच्चे पर शदीद गुस्सा आया और उसको थप्पड़े मारना शुरू की। उसने अभी 2 थप्पड़ मारकर अब उसे तीसरी मारने लगी तो उसकी सास ने उसका बाजू पकड़ा और रोते हुए ज़ुहैब को दूर किया उससे। ये क्या घटिया हरकत कर रही हो, एक बच्चे को मार रही हो तुम। वो गुस्से से बोली। हाँ, मार रही हूँ एक बच्चे को। इस बच्चे की चीख सुनाई दी आपको जब तानिया और नैनू रो रही थीं? तब आपको सुनाई नहीं दिया जब ये बच्चा इन पर चढ़ा था मारने को? सुमन उनसे भी तेज़ लहजे में बोली। ये हमेशा हमें ऐसे मारता है आनी। तानिया रोते हुए बोली। सुमन अपना गुस्सा जब्त करते हुए बोली कि चले नेहा तो आपके लिए गैर थी, इसलिए आप उसके साथ जुल्म कर रही थीं, पर ये बच्चे तो आपके प्यारे बेटे की औलाद हैं। इनके साथ इनके घर में ही ये जुल्म क्यों? हाँ बोलें। मैं तुम्हें जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ। बेहतर यही होगा कि आइंदा कभी ऐसी कोई गलती नहीं करोगी। उन्होंने वार्निंग दी सुमन को आखिरी लफ्ज़ों में। मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकती कि यह गलती दोबारा नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक आप इस बच्चे को सुधारेंगी नहीं तो मैं भी नहीं सुधरने वाली। सुमन दोनों बेटियों को खुद से लगाए बोली। उसी लम्हे निदा आई, उसकी नंद और ज़ुहैब को प्यार करते हुए चुप करवाया और कहा, क्या समझती हो खुद को जो मेरी माँ से इस लहजे में बात करोगी? हाँ, 2 टके जितनी औकात नहीं तुम्हारी इस घर में, समझी? उसका अंदाज बदतमीज़ी वाला था। सुमन को अच्छी तरह अंदाज़ा हो रहा था कि इस घर में किस तरह नेहा को और उसके बच्चों को ट्रीट किया जा रहा था। कितने जहनी कर्ज से गुजरी होगी वो। निदा का हकारत भरा लहजा सुमन को किसी चाबुक की तरह ही लगा था, पर वो जब्त करते हुए बोली, मैं हूँ, ये अपनी माँ से पूछो मैं कौन हूँ, वो अच्छी तरह बताएंगी। वैसे सोनू रो रहा है, एक्सक्यूज़ मी। सुमन का मुतवाज़न लहजा, होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट और आंखों में मगरूरियत भरे लहजे में वो बोली थी। निदा को अच्छा खासा जलते तवे पर बिठा गई इस लम्हे। चलो बच्चों, फ़िलहाल 1-2 दिन सब्र कर लो मेरी जान, फिर हम आपके पापा के साथ ही रहेंगे। वो जहाँ होंगे वहीं हम रहेंगे। सुमन ने बच्चों से ज़्यादा उनको संभालने को ये कहा था और वाकई दोनों माँ बेटी तड़प उठी। अब ये बहू भी बेटा और भाई ले उड़ेगी। जैसे छोटा बेटा इनसे दूर हो गया था, वो दोनों साथ लेकर ऊपर चली गई जहाँ सोनू रोकर अपनी तरफ मुतवज्जो कर रहा था। माँ, ये है आपका कारनामा जो इस बदतमीज़ को उठा लाई, निदा गुस्से से बोली। उसका गुस्सा किसी तरह कम नहीं हो रहा था। सुमन के चेहरे का सुकून सबका सुकून गारत कर रहा था। इससे पहले उसकी माँ कुछ कहती, वो दोबारा बोली, देखें मेरे बेटे का गाल सुजा गई साली कमीनी कहीं की। कितने बड़े बड़े दावे किए थे आपने, इसका भी वही हाल करेंगी जो उसकी बहन का किया था, और ये हाल किया है कहीं लड़की ने हमें बेहाल कर दे। निदा गुस्से से लाल पीली हो रही थी। किस तरह गुस्सा कम ना हो रहा था। जो सोचा ना था वो हो गया। ये लड़की तो हलक को आ गई है। क्या करूं, असलान उसे ले जाने का इरादा रखता है, वो बोली, पर लहजे में शिकस्त थी। ऐसा लगा था वो सुमन के कॉन्फिडेंट के आगे खुद को कमज़ोर महसूस कर रही थी। वो महसूस कर रही थी कि वो किसी भी लम्हे किसी भी तरह सुमन को ज़ेर नहीं कर पा रही थी। हर बार पहले से ज़्यादा मजबूत लगी उनको सुमन। मेरा बेटा छीन लेगी ये लड़की, वो दुखी लहजे में बोली। मामा आप कुछ करें ना उसका। निदा अब के बोली, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। वो पुरसोच लहजे में बोली, मेरा ख्याल है क्यों ना किसी अफेयर टाइप इल्ज़ाम लगा दें, तब तो अकड़ टूटेगी इसकी। निदा कुछ सोचकर बोली थी, भूल है तुम्हारी, बहुत तेज़ है, डायरेक्ट वार करती है। कितना बड़ा इल्ज़ाम लगा दूँ इसे, डट कर खड़ी रहती है। मैं बौखला जाती हूँ पर उस पर असर नहीं। उन्होंने सुमन को सोचते हुए कहा था, क्योंकि ये उनके अंदर से आवाज़ आई थी। वो अपना पिछला वार ना भूली थी जिसका सुमन ने कोई ख़ास असर ना लिया, उल्टा अपने हिस्से की सफाई देकर और चलती बनी बगैर उनका रिएक्शन देखे। उसके ये निडर अंदाज उनकी हिम्मत तोड़ने को काफ़ी थे। उफ मामा आप भी ना, अफेयर साबित कर दें तो लाजिम टूटेगी ये, मामला ही इतना हसास है, ऊपर से भाई की शक्की तबीयत देखिएगा, टूट के बिखरेगी। निदा ने यकीन से कहा, अच्छा चलो कोशिश करते हैं, पर मुझे उम्मीद कम है। निदा को गुस्सा आने लगा अपनी माँ की कही बात सुनकर। मामा आप ऐसा करेंगी तो कोई फ़ायदा नहीं, ट्रस्ट मी, दिस प्लान वर्क्स अलॉट, दिस प्लान वर्क्स अलॉट। निदा ने यकीन से कहा, ठीक है, पर होगा कैसे ये सब, वो बोली। और फिर निदा उनको बताती चलेगी कैसे करेंगे ये सब। ये सीन ज़बरदस्त शूट हो गया, आपकी एक्टिंग नेचुरल है।
फरदीन बट ने कहा महानूर से। महानूर बोली, इन दिनों वो रिलैक्स थी क्योंकि वो फिल्म की शूटिंग में मसरूफ़ हुई थी। यहाँ सिर्फ साद मलिक ने भेजा था, पर उसका आना जाना ना था इन दिनों, क्योंकि साद मलिक पाकिस्तान में शूटिंग में मसरूफ़ था इन दिनों। अब महानूर की रातें अपनी थीं तो वो पुरसकून और खुश थी। कैलेंडर शूट पर वो जाना सकी क्योंकि इस फिल्म की ऑफ़र आई अचानक से, जिसका बजट ज़्यादा था। उनकी कंपनी को ज़्यादा फ़ायदा होता, इसलिए महानूर यहाँ भेज दिया उसने। एमरजेंसी में महानूर पुरसकून हुई कि उसे कैलेंडर शूट से बच गई, वरना खुले आम गंदे लिबास में इस तरह के शूट करवाना उसके लिए तकलीफदेह था। आप बहुत कम बोलती हैं, फरदीन ने कहा। मैं अपने काम से काम रखती हूँ, वो बेनियाजी से बोली। वो भी नया हीरो था और वो भी नई हीरोइन थी, इसलिए फरदीन बट के हर अंदाज में सादगी महसूस की महानूर ने, पर उसका अंदाज भी फ्रैंकनेस लिए हुए था। पर महानूर किसी से दोस्ती रखकर किसी अफेयर का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। साद मलिक का ख़ास आर्डर था हर एक्टर से फ्रैंक ना हो उसकी मर्ज़ी के बगैर। साद मलिक ने उसकी डोर अपने हाथ में अब तक रखी हुई थी। वैसे कल का सीन दुबई के सबसे बड़े मॉल में शूट होगा, मज़ा आएगा, फरदीन बट ने कहा। सही कहा, मुझे भी पता है, वो बोली थी इससे। और दिल में सोचा, बड़ा ही ढीठ है जो चुप होने का नाम नहीं ले रहा। पता है मैं कन्फ्यूज़ हूँ तो ज़्यादा बातें करता हूँ, फरदीन ने कहा मासूमियत से। मिस्टर बट, या तो आप वाकई मासूम हैं या बेवकूफ़ हैं, या मुझे समझा हुआ है बेवकूफ़। अब के वो चिढ़ के बोली थी। अब ऐसी भी बात नहीं मिस महानूर, वो उसके गुस्से को नज़रअंदाज करते हुए नरमी से बोला। फिर भी तो फिर क्या बात है? क्या इतना भी आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपसे बात करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ? तो बेहतर यही होगा कि आप अपना काम करें, मैं अपना काम करूँ, महानूर साफ लहजे में बोली। उनकी तरफ कोई मतवज्जो न था अब तक। मैं तो सिर्फ दोस्ती करना चाहता हूँ आपसे, फरदीन बट आहिस्ता से बोला। अब के उसकी बात सुनकर महानूर का गुस्सा सातवें आसमां को पहुँचा था।